आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की हाईली चांसेस है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है जो लास्ट 10 ईयर से किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। तो चलिए, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें आप अपने साथ टॉप करते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी कि इस बुक में कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाने ही है वो चैप्टर। तो चलिए विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस नोट किए हैं। टोटल 21 राउंड फिगर माने तो 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखे हैं, जिसमें मैंने सोशल साइंस के इस सब्जेक्ट हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मोस्टली हिस्ट्री से रहेंगे और अदर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसको मैं सेपरेटली अलग वीडियो में कवर करूँगी। तो चलिए, मैथ्स वगैरह, हिंदी हम सबको कवर कर लेंगे, तो इसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर आप देखो, सोशल साइंस की हम बात करें जिसमें हिस्ट्री की हम बात करते हैं और थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से भी आ जाएंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, ये जो आपकी बुक है इसमें इस वाले चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन बना है, जिसमें फ्रांस की क्रांति, यूरोप की क्रांति, ये सब आप मतलब यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद क्या था? राष्ट्रवाद था मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। गॉट इट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिख के जाना है, नोट कर लेना आप इसको ना साथ के साथ, कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। तो देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो आपको वो ईयर लिखना है ना। और फिर आपसे क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी और इसका कारण बताइए। अगर आपसे 5 कारण पूछ लिए, 5 कारण बताइए, तो आपको क्या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी व इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण का क्या योगदान रहा, ये आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन देखें तो इसमें है सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो आपको ये जितनी भी क्रांतियाँ हुई है ना, ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको करके जाना है, पढ़ लेना। या फिर मैंने यूट्यूब पर मतलब हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है और ये भी बता रखा है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इजीली एक्सप्लेन कर रखा है। राष्ट्रवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, तो वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 10th हिस्ट्री करके। ओके, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, है ना, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य। देखो, मैंने आपको यही बताया भी ना कि राष्ट्रवाद के बारे में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको करना ही है कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, सेकेंड यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, एक ये बन सकता है। आप मतलब देखो, और राष्ट्रवाद का सिंपल 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको करके जाना है ना। तो अब क्वेश्चन 5 पे मूव करते हैं। यह सत्याग्रह क्या है। देखो, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। जो भी सत्याग्रह थे वो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे मोस्टली, है ना। तो गांधी जी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेंगे इन भारत में राष्ट्रवाद वाले टॉपिक से, इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से जो भी टॉपिक्स थे गांधी जी के ऊपर वो आपको करके जाने है ना। नमक सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन वगैरह, ये सभी मैंने आपको समझाए थे और स्टेप बाय स्टेप समझाए थे कि कौन से ईयर के बाद कौन सा मूवमेंट यानी कौन सा सत्याग्रह चला था, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है ये बताना है। फिर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आपको बताना है ना। आगे समझ में, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, जिसमें दिया है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। देखो, मैंने आपको यही कहा ना कि यहाँ पर भी महात्मा गांधी का जिक्र हो रहा है और यहाँ पर भी जिक्र हो रहा है, तो मोस्टली आपको गांधी जी को तो नहीं छोड़ना है ना। फिर क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं। तो 7 क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था ये आपको बताना है और 3 कारण क्या थे जिसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, है ना।
लोग देखो, किसी भी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? जब लोग परेशान होते हैं। तो एक रीज़न आप ये लिख सकते हैं कि उस टाइम परिस्थिति ऐसी बनी थी, या जो वहाँ की जनता थी वो इस तरीके से अंग्रेजों के शासन से परेशान हो रही थी, इसलिए ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस तरीके से आप और वैलिड रीज़न लिख सकते हैं जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाए थे। क्वेश्चन 8 है, 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया और इसके क्या प्रभाव पड़े? देखो, यहाँ पर आपसे एक तरीके से ये भी पूछा जाता है कि नमक आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना। तो नमक आंदोलन के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको करके जानी है ना। क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब आपको उस टॉपिक के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गूगल से ले लेनी है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि जो नमक था, है ना, वो उनके आंदोलन का आधार क्यों बना था। क्यों? क्योंकि नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दी थी और नमक का धंधा भी उनका बंद करवा दिया था। कोई भी नमक का काम नहीं कर सकता था, है ना, नमक नहीं बना सकता था अंग्रेजों के अलावा। इस तरीके से और भी बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से उन्होंने नमक वगैरह की मतलब ऐसी दांडी यात्रा वगैरह बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह चलाए थे, और ये सभी आपको नोट करने है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये यहाँ पर 8 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखो, आपको बताना है कि जो भी सत्याग्रह था, जो भी स्वतंत्रता हमें मिली है ना, उनमें गांधी जी ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, उनका क्या योगदान रहा इनमें। तो आप इस पे तो काफ़ी सारा लिख सकते हो आप, क्योंकि गांधी जी ही मेन रोल मॉडल थे लोगों का, है ना। वो लीड कर रहे थे उनको, लीड यानी मतलब उनको एक तरीके से होता है ना, जैसे टीचर आपको लीड करते हैं कोई भी चीज़, या आपका कोच, है ना, या आप कहीं ट्रिप पे जाते हो तो कोई लीड करता है आपको कि यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर ये जगह है, तो उसी तरीके से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 जिस पर हम मूव करते हैं। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध, ये आपको करनी है। इनके ईयर याद कर लेना। फिर आपको ये देखना है, देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जो विश्व युद्ध हुआ था ना देशों के बीच में, जो सभी देश के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें अलग अलग खेमे थे, 2 खेमे थे। तो इनके बीच में जो युद्ध हुए, इससे काफ़ी आर्थिक संसाधनों का नुकसान हो गया। मतलब इतने तरीके के औजार, इतने तरीके के सैनिक, जो भी नौजवान लोग थे, जो भी नौजवान बच्चे थे, उनको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती इस युद्ध में लोग शामिल करते थे, उनको लड़ाते थे और वो फिर क्या है, मर जाते थे। तो इस तरीके से एक तो औरतें भी विधवा हो जाती थी, छोटी छोटी एज में उनकी शादी कर देते थे। तो इससे क्या होता था, फिर उनको कोई कमा के खिलाने वाला नहीं था, है ना। और सेकंड चीज़ क्या थी, इतने सारे संसाधनों का नष्ट हो गया था, पानी वगैरह, अनाज वगैरह सब उस युद्ध में ख़त्म हो गए थे। अब सैनिक लड़ेंगे तो खाएंगे क्या। तो इस तरीके से जो भी अनाज वगैरह पैदा होता था सब वो सब उनके भेजा जाता था। और जब युद्ध ख़त्म हुए तो उसके बाद में एक बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी, यानी आर्थिक इकोनॉमिक मतलब काफ़ी नीचे चली गई थी, जिसमें उनके पास खाने के लिए भी घर, मतलब खाने के लिए भी खाना नहीं था, रहने के लिए भी घर नहीं था, इस तरीके से। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है 11, महामंदी से क्या आशय हैं और इसकी आपको 2 कारण बताने हैं और ये इसके मतलब प्रभाव भी बताने कि क्या अफेक्ट हमारे इस सोसाइटी पर पड़े। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। तो देखो, मैं आपको बुक में बता देती हूँ। रॉलेट एक्ट आपको भारत का राष्ट्रवाद इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था ये मैंने आपको बता दिया था, साथ में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था कि कब लागू हुआ था, 1919 में हुआ था, है ना। और फिर दिया है कि इसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ। तो अलग अलग तरीके से आपसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया था, पहला ये, रॉलेट एक्ट क्या था, दूसरा ये, और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा रॉलेट एक्ट के क्या परिणाम हुए, है ना। तो इस तरीके से आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेके जानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका स्वराज पार्टी का गठन और उसके उद्देश्य, यानी स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई थी, इसका गठन क्यों हुआ था और उसके क्या सिद्धांत थे, क्या उद्देश्य थे, वो क्यों बनाई गई थी, है ना। रीज़न भी बताना है और उसका गठन कैसे हुआ, कब हुआ, ये भी आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। देखो भूमि का कटना इस तरीके से है ना, मिट्टी का कटना, ये होता है आपका मृदा अपरदन। और इसके उत्तरदायी कारण क्या है। जिस तरीके से पेड़ नहीं होते तो उसकी वजह से मृदा अपरदन होता है ना। पेड़ होंगे तो जब बारिश होगी तो मिट्टी क्या बह के नहीं जाएगी, वो पेड़ की जो जड़ें हैं उस मिट्टी को रोक लेती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसके रीज़न बता सकते हो, उत्तरदायी कारण क्या है, और भी रीज़न होते हैं। फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। जैव विविधता वगैरह ये आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन आ गए, तो ये आपको करके जाना है ना। सोशल साइंस की बात कर रही हूँ, स्पेशली हिस्ट्री के अगर चैप्टर वाइज आप पूछो कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, है ना। साइंस के मैंने कवर कर दिए इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और मैंने आपको बता भी दिया था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हैं, और वो आप जाकर पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, इसी से पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय बताइए। देखो वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, जो कुछ ऐसे रेयर जानवर होते हैं, है ना, कम संख्या में, रेयर यानी कम संख्या में जो ऐसे जानवर होते हैं जिनको सुरक्षित करना ज़रूरी है ना। जैसे शेर है या फिर ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी प्रजातियां बहुत कम बची है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है ना। तो इस तरीके के जानवर को सुरक्षित करने के लिए, उनकी ब्रीड को आगे बढ़ाने के लिए ये वन्य जीव संरक्षण एक मतलब सरकार द्वारा एक कानून चलाया गया था, है ना, जिसमें आप इस तरीके से जानवर को मार नहीं सकते, उनका संरक्षण ज़रूरी है। शेरों की भी संरक्षण ज़रूरी है, कभी मार नहीं सकते आप, मोर को नहीं मार सकते। तो ये इनको इसलिए हमारे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी इस तरीके से घोषित कर दिया जाता है ना। और फिर इनको अगर आप ऐसा कुछ केस बनता है, कोई मारता है, हिरण को मारता है, तो इस तरीके से उनके फिर ऊपर केस चलते हैं। तो यहाँ पर है वन्य जीव संरक्षण सरकार के द्वारा जो चलाए गए थे, वो क्यों चलाए गए थे, एक तो ये रीज़न बताना है आपको, और कब चलाया गया था ये वन्य जीव संरक्षण, ये भी मैंने आपको बताया था। साथ में इसके 2 उपाय बताने हैं कि सरकार ने ये वन्य जीव संरक्षण लागू करने के लिए 2 उपाय कौन से उपयोग किए। गॉट इट। अब नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है जल दुर्लभता क्या है और इसके कारण स्पष्ट कीजिए, यानी जल की कमी एक तरीके से। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, और आप अपने आसपास की समस्या को देखकर भी ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर आप 18 बात करो, देखो 17 में क्या है, जल दुर्लभता। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उस पर कितना % जल उपलब्ध है, कितना पीने योग्य है, कितना पीने योग्य नहीं है। तो इससे क्या है, मतलब एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि हाँ आपको कुछ डाटा पता है, तो आपको अच्छा, मतलब आपका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा पड़ता है। गॉट इट। अब 18 क्वेश्चन आप देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, यानी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ना, उसमें जो ये कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो किस तरीके से सहयोग देता है हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में या गिराने में। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एक मतलब कहते हैं ना कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो ये इसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा भाग है, मतलब बहुत बड़ा साथ देता है ये उसका। तो इस तरीके से आप थोड़ा डाटा कलेक्ट करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर 19 क्वेश्चन देखें तो ये है महामंदी के कारण लिखिए कोई 5। अब मैंने आपको यही बताया ऊपर कि महामंदी से लेकर आपको एक तो नोट कर लेना है, साथ में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय और तृतीय। तो देखो यहाँ पर वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया कि महामंदी के आपको 5 रीजन बताने, है ना। तो वही आप विश्व युद्ध से कनेक्ट करके लिखोगे इसको, तो कि महामंदी इस वजह से हुई थी जब हमारे देश में, है ना, इतने तरीके से लड़ाइयाँ हुई थी तो सारे संसाधन नष्ट हो गए थे, इस तरीके से लिख सकते हो। या महामंदी अभी के टाइम को भी देख के लिख सकते हो आप, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन लिखिए, ये आपको लिखने हैं। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो संघवाद क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संघवाद। एक इससे मतलब संघवाद की विशेषताएं 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं, और अगर ये पूरा पूछेंगे कि संघवाद क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो ये 5 नंबर में पूछेंगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन राउंड फिगर में मैं आपको बोल रही हूँ कि 20 क्वेश्चन है राउंड फिगर में, बाकी 21 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और जो क्वेश्चन आपको करना है। ये पेज या PDF इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा स्टडीफाई, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट 50,000 से भी क्लोज में स्टूडेंट वहाँ पर अपने से जुड़े हुए हैं। साथ में आप इंस्टा पर अगर देखोगे, इंस्टाग्राम पेज पर वो भी स्टडीफाई
नेम से ही बना हुआ है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डेली अपडेट्स। साथ में अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स देखना चाहते हैं तो मैंने सारे रील में नोट्स कवर कर रखे हैं, आप जाकर चेक करें, थंबनेल वाइज चेक करें, हर चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो क्विक रिवीजन आपका उससे हो जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट उसमें नहीं छोड़ा है ना, तो आप जाकर चेक ज़रूर करें। साथ में अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं एग्जाम के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, तो इस टेलीग्राम यूजर नेम rockchain4311 पर टेक्स्ट करके आप उसे परचेस कर सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस सेट की हुई है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो हिस्ट्री के जान लेते हैं आज, अदर सब्जेक्ट के हम अदर वीडियो में जान लेंगे। तो ये है हमारे सामने मेन हिस्ट्री की बुक, जो सोशल साइंस की क्लास 10th की बुक है, भारत और समकालीन विश्व 2। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। फिर थर्ड चैप्टर है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, और लास्ट 5 चैप्टर है आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें से 3 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, गॉट इट। सेकेंड चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको छोड़ के मत जाना, इनके टॉपिक कर लेना, है ना, मोस्टली आपका पेपर उसी में से बनेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और लास्ट चैप्टर है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इन 3 चैप्टर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, इसमें जो जो भी पॉइंट्स है वो कर लेने हैं। साथ में सत्याग्रह को नोट करके जाना है, और रूस की क्रांति, फ्रांस क्रांति, इनको देख लेना, और महात्मा गांधी को देख लेना, है ना। मोस्टली चैप्टर आपका उसी में बनेगा, बाकी संघवाद, राष्ट्रवाद, ऐसी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस देख लेना, गॉट इट। तो चलिए इसको वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स कवर कर लेंगे। बाकी इनकी लॉन्ग वीडियोस चैप्टर्स की आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मैं श्योरिटी दिलाती हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।